हाँ जी बच्चे, हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स रीड कर रहे थे। हाँ जी, 9th क्लास। यस मैम। हाँ जी, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स हमारा चैप्टर था। ठीक है, आपने एक्टिविटी 6 तक आपने रीड कर लिया? हाँ जी, टेल मी बच्चे, एक्टिविटी 6 तक आपकी रीडिंग हो गई है? ये मैम न्यू बुक है। हाँ जी बच्चे, आपने ना भी जो आपका सिलेबस है वो सारा चेंज हो गया है। एनसीईआरटी बुक्स नहीं फॉलो करोगे अब आप लिविंग साइंस की बुक्स फॉलो करोगे। ठीक है, इसमें आपको 3 बुक्स अलग अलग लगेंगी साइंस की। ठीक है, बायो, ओके केमिस्ट्री मैम। और तीनों बुक्स अलग अलग हैं। क्लियर है बच्चे? ओके मैम। परचेज कर लिया आप? ओके मैम, ये प्राचीन की बुक है मैम? नो मैम, की नहीं, हमारे पास मैम एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी नहीं फॉलो करनी, लिविंग साइंस की बुक्स हैं। 3 पार्ट्स लगेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपके क्लास ओके मैम। में आपको बुक लिस्ट सेंड की गई है, ठीक है, देख लेना। जब आप बुक डिपो पे जाओगे, ठीक है, उसको बोलोगे कि गुरु नानक कॉन्वेंट स्कूल, वो आपको दे देगा, न्यू सेट देगा। ठीक है, सारी बुक्स आपने देखनी है। लिविंग मैं साइंस की बता रही हूँ आपको, 3 पार्ट्स अलग अलग लगेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 1 है हमारा, केमिस्ट्री बुक है जो आपकी। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, मैटर क्या होता है, मैंने आपको ऑडियो सेंड की थी। ठीक है मैम यस। हाँ जी, मैटर क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, ठीक है, मीन जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो होता है मैटर। जिसकी कोई शेप हो, कोई साइज हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे टेबल है, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है, तो वो मैटर है। एक लिक्विड वाटर है, ठीक है, वाटर भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि वो एक उसकी शेप होती है, उसका साइज होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसने एक ऑक्यूपाई की होती है स्पेस, वो होता है मैटर। मटेरियल क्या होता है जिससे हम मैटर बनाते हैं, वो होता है मटेरियल। जैसे बिल्डिंग मटेरियल, उसमें बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, वाटर। ठीक है, ये मटेरियल हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ है। यस। उसके बाद आपने पढ़ा था पर्टिकुलर नेचर ऑफ, पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर में आपने क्या पढ़ा था कि जो आपका मैटर है, ठीक है, उसका स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं। मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है, वो पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है जी, तो वो आपने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी। उसके बाद आपने पढ़ा था डिफ्यूजन ऑफ मैटर। डिफ्यूजन ऑफ मैटर मींस, डिफ्यूजन क्या होता है, मींस दो मैटर्स की इंटरमिक्सिंग होना। जो मैटर में पार्टिकल्स हैं, दो मैटर के पार्टिकल्स अपने आप में इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो वो होता है डिफ्यूजन। जैसे मान लो आपने अगरबत्ती आपने एक रूम के कॉर्नर में रख दी, ठीक है, अगरबत्ती में से जब आप उसको लाइट करोगे मैच स्टिक से, जो उसमें से स्मोक निकलेगा, ठीक है, स्मोक में जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो रूम में एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, एक कॉर्नर से पूरे रूम में जो अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस है वो क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ मैटर। ठीक है, ये पढ़ा था। उसके बाद आपने एक्टिविटी 6 तक, मैंने आपको कल एक्टिविटी 6 तक एक ऑडियो सेंड की थी। ठीक है, हाँ जी, अब आप पढ़ोगे इसमें एक्टिविटी 7, जिसमें है डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंक्रीज इन टेम्परेचर। मींस जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके जो रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग है, रेट क्या होता है, स्पीड। ठीक है, कोई चीज कितने टाइम में कितना फास्ट या फिर स्लो इंटरमिक्स हो रही है, वो उसका रेट होता है। ठीक है, रेट क्या होता है, टाइम पे डिपेंड करती है कोई चीज। मींस मान लो अगर कोई 2 चीज ले ली आपने, ठीक है, वो 1 सेकंड में इंटरमिक्स हो रही है, 2 सेकंड में, तो वो उस चीज का इंटरमिक्सिंग का रेट होगा। ठीक है, तो वो होता है रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग। अब आपने यहाँ पे एक्टिविटी में क्या शो करना है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनका रेट ऑफ इंटरमिक्सिंग टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा है। मान लो अगर आपने 2 मैटर पार्टिकल्स को इंटरमिक्स कर रहे हो,
ठीक है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसका जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यही आपने इस एक्टिविटी में शो करना है। यहाँ पे क्या लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल लेनी है। ठीक है, इसको 250 ml में, एक हॉट वाटर है, एक 250 ml जो बीकर है उसमें कोल्ड वाटर ले लिया। ठीक है, एक हॉट वाटर में आपने क्रिस्टल्स डाल दिए, एक कोल्ड वाटर में। आपने उस सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है, डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशंस, आपने बस ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद आप क्या, जब टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, आधा घंटा घंटा, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, हाँ जी, जो आपने हॉट वाटर में क्रिस्टल डाले थे वो फास्ट स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका कोल्ड वाटर है उसमें क्या होगा, बहुत स्लोली मिक्स होंगे। जो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर आपने जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल डाले हैं वो बहुत स्लोली क्या होंगे, उसमें मिक्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटरमिक्सिंग का रेट क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। मींस क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई चीज जब मोशन में होती है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, वो कितना किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की ड्यू टू मोशन होती है। ठीक है, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी मैटर का, उतना उनके जो पार्टिकल्स हैं, उसका जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो फास्ट मूव करेंगे, अगर फास्ट मूव करेंगे तो वो वाटर में जल्दी क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में यही बताया गया है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो इंटरमिक्सिंग का रेट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोल्ड वाटर में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होगी, इसीलिए वहां पे जो उसकी डिसॉल्व है वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, हाँ जी। उसके बाद एक्टिविटी 8 है बच्चे। एक्टिविटी 8 में आपको बताया गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी, जो आपके मैटर है आपके पास, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहते हैं कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मींस जो मैटर है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये आपने एक्टिविटी के थ्रू कैसे शो कर सकते हो, इन्होंने बोला कि ओपन अ वाटर टैप। आपने क्या करना है, वाटर टैप को ओपन करना है। ठीक है, अब उसका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो देखना है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर टैप को आप चलाते हो, पानी एक लाइन में नीचे गिर रहा होता है। ठीक है, अगर आप उसको, उसके लाइन को, जिस लाइन में आपका वाटर फ्लो कर रहा है उसको तोड़ना चाहो, आप तोड़ सकते हो या नहीं। मींस वाटर फ्लो कर रहा है टैप से, ठीक है, आप क्या करते हो, फिंगर को उसमें से पास करते हो, करके देखना। तो आपका जो वो वाटर की लाइन है, जिस लाइन में वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिस रास्ते में वो फ्लो कर रहा है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो अपनी फिंगर से। हाँ जी, टेल मी बच्चे, Yes. ब्रेक कर सकते हो, वहां से टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। अगर आप उस स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट करना चाहो ना फिंगर से, वो कट नहीं होगा। क्यों नहीं कट होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वाटर में, ठीक है, वाटर आपका मैटर है ना एक, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं स्ट्रॉन्गली। अगर आपने लाइन, आपने फिंगर वाटर में से क्रॉस कर दी, ऐसे आपकी टैप में से वाटर आ रहा है, आप फिंगर बीच में से उसके पास कर दो, कट करना चाहो, तो जो वाटर है वो दूसरी डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, वो दूसरी तरफ से, आपकी फिंगर की दूसरी तरफ से फ्लो करना शुरू कर देगा। हाँ जी, इट मीन्स जो आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे दूसरे, अगर आप पार्टिकल्स को कट करना चाहो वो होते नहीं है, वो दूसरी तरफ से फ्लो करना शुरू कर देंगे वाटर के। ठीक है, मीन्स एक दूसरे के पीछे पीछे ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ देंगे।
ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी क्या शो करती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी, उसके बाद है फाइंडिंग आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सम मैटर। हाँ जी, ये एक्टिविटी में आपने क्या शो करना है कि जो मैटर्स हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि जो मैटर में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, मींस उनमें कौन सी फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर मींस जो उनमें मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें उसके अंदर, ठीक है, एक मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर होगा। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, मान लो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, टेक अ पीस ऑफ चॉक। एक आपने चॉक का पीस ले लिया, एक रबर बैंड का पीस ले लिया, एक आयरन नेल, ठीक है, जो मेक होती है वो ले लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक करके देखना है इस मटेरियल्स को। कैसे, आप नाइफ के साथ कट कर सकते हो, ठीक है, जैसे चॉक को आप नाइफ के साथ कट कर सकते हो, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करके देख सकते हो। ठीक है, हैमर के साथ आप आयरन नेल को ब्रेक करके देखो। ठीक है, उसके बाद आपने रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशंस के हर एक मटेरियल में कितनी कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर आप चॉक को नाइफ के साथ ब्रेक करना चाहो तो कितना इजीली या फिर कितना टफ वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करके ब्रेक करना कर सकते हो, ठीक है, तो आपने देखना है कि आपको बच्चे डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। हाँ जी, खुशप्रीत कौर, हाँ जी बच्चे, आपने क्या देखना है, हर एक तीन आपको जो आपके मैटर दिए गए हैं, आप पहले आपने नाइफ के साथ, ठीक है, फिर स्ट्रेच करके, फिर हैमर के साथ आपने ब्रेक करके देखना है किसमें कितनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगा किसी चीज को ब्रेक करने में, मींस उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है उनके पार्टिकल्स में। ठीक है, अब जो आयरन नेल है, मेक है आपकी आयरन की, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इट मींस उसमें क्या है, जो आपके पार्टिकल्स आयरन नेल में वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से क्या हुए हैं, हेल्ड हुए हैं। ठीक है, मींस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज वीकर इन चॉक। अब जो चॉक है आप उसे इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक है, मींस उसमें उनके जो पार्टिकल्स हैं चॉक में, उनके जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, वीक है देन आयरन में। ठीक है, रबर बैंड में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें भी वीकर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, आप उसको स्ट्रेच करके भी तोड़ सकते हो। ठीक है, हाँ जी, मींस यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं मैटर में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और वो जो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है उनमें। ठीक है, तो ये हर एक मैटर के लिए अलग अलग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, किसी में ये अट्रैक्टिव फोर्स वीक होती है, किसी में स्ट्रांग होती है। ठीक है, किसी को ब्रेक करना इजी होता है, किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि हम स्ट्रेंथ कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी मैटर में। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद 10 है स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हाँ जी, अब सॉलिड, आपको पता है सॉलिड क्या होते हैं, जिसकी डेफिनेट शेप हो, साइज हो। ठीक है, डेफिनेट मींस एक पक्की, मतलब सॉलिड में क्या होता है, उसकी आप शेप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अगर टेबल एक बार आपने बना दिया, ये सॉलिड है, एक बार आपने बना दिया टेबल, तो आप उसके शेप ऐसे तो नहीं कि एक दिन शेप और है, दूसरे दिन आपने ऐसे तोड़ मोड़ के उसको कोई और बना दिया। ठीक है, आपको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको दबा के कंप्रेस करके आप उसकी शेप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, यही है, जैसे आपने बुक ले ली, पेन ले लिया, निडल, थ्रेड, ये सारी चीजें ले ली। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि किस किस की डेफिनेट शेप है, किस किस का वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप बुक को हैमर से आप क्या कर रहे हो, हैमर कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, आपने देखना है कि उसके पार्टिकल्स क्या, उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज है, मींस उनकी जो अगर आप बुक को
प्रेस करके उसकी शेप चेंज करना चाहो, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो एक सॉलिड है, उसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है, उसकी डेफिनेट बाउंड्रीज हैं। जितनी बुक आपकी बनी हुई है आप उसको खींच के लंबा नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी बुक जितनी बनी हुई है उतनी ही रहेगी, आप उसको खींच के लंबा नहीं कर सकते, या फिर आप दबा के उसको पतला नहीं कर सकते, जितनी मोटी है वो मोटी ही रहेगी। उसका डेफिनेट शेप है, ठीक है, डेफिनेट बाउंड्रीज है, ठीक है। वाटर है, मान लो वाटर को आपने किसी ग्लास में डाल दिया, ठीक है, उसकी वही शेप बन जाएगी, जिस शेप ऑफ ग्लास में आप डालोगे उसकी वही शेप बन जाएगी, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी, क्लियर है। एंड जिसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ जी, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। हाँ जी, these forces keep the particles together and the strength of these forces varies from one kind of, ये भी आपने पढ़ लिया जो आपकी 9th एक्टिविटी थी, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था कि हर एक मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, मींस हर एक मैटर की अलग अलग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो ये कैसे होती हैं, जो गैस है उसमें सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, मींस जो आपकी गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। इसीलिए अगर कोई चीज, मान लो अगर आप बैठे हो, ठीक है, किसी चीज को पकड़ के रखोगे, जोर से खींच के रखोगे, वो चीज हिलेगी नहीं, ठीक है। अगर आप उसको लूजली पकड़ोगे, ठीक है, तो वो चीज आपसे दूर चली जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो गैस है, ठीक है, गैस में क्या होते हैं, गैस इसीलिए क्या होती है, हवा में फैल सकती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो, उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक होती है, इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स है वो इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड में जैसे वाटर आ गया, वाटर में गैस से थोड़ी सी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। गैस में सबसे कम, लिक्विड से उससे थोड़ा सा ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए थोड़े से उसकी शेप होती है, ठीक है। वाटर इसीलिए जैसे आपने एक्टिविटी 8 में पढ़ा था, उसमें होती है वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसीलिए आप उसको कट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप टैप में से वाटर छोड़ देते हो उसको आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसीलिए वाटर है जो, वो एक इकट्ठा फ्लो करता है, ऐसे नहीं है कि वो आधा उधर चला गया आधा उधर, मतलब ब्रेक हो गया बीच में से, ठीक है। और जो सॉलिड है, सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इसीलिए उसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज होता है, ठीक है। आप सॉलिड को कंप्रेस करके, ठीक है, या फिर उस पर कोई भी फोर्स लगा के आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, जैसी उसकी शेप है वही रहती है, क्लियर है। तो ये आपका एक ऑर्डर बना हुआ है गैस, लिक्विड और सॉलिड में कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं जो मैटर में वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, लेट अस रिवाइज में बच्चे देखो, हमने पढ़ा है मैटर इज डिफाइंड एज समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। मैटर क्या होता है, समथिंग, कुछ भी मैटर, ठीक है, जिसने जगह, एक स्पेस रोकी हुई है, ऑक्युपाई की है, ठीक है। उसका मास मींस उसका वेट है, ठीक है, हर एक चीज का वेट होता है, तो वो मैटर, जिसका वेट होगा, जिसने स्पेस ऑक्युपाई की है, ठीक है, तो वो चीज क्या हो गई, हमारी मैटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। हाँ जी, जिस मैटर से कोई चीज बनी होती है वो होता है मटेरियल, ठीक है। मतलब मैटर जैसे टेबल है, इसका मटेरियल क्या है, वुड, ठीक है। जिस चीज से कोई मैटर बना होता है वो होता है मटेरियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स का बना होता है, मींस जो मैटर में आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते पार्टिकल्स को। अगर आप देखना चाहो टेबल में जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहो तो नहीं देख सकते, बहुत स्मॉल साइज होते हैं, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाँ जी, जब पार्टिकल्स, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं तो वो होते हैं डिफ्यूजन। जैसे आप परफ्यूम रूम के एक कॉर्नर में आप छिड़क दो, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम में,
ठीक है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, तभी वो पूरे रूम में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक कॉर्नर से पूरे रूम में क्या हो रहा है, उस पार्टिकल्स की डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ दैट मैटर। हाँ जी, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर में, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं आप मॉलिक्यूल। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो भी होगा मैटर में वो होता है मॉलिक्यूल। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है बच्चे, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ जी, जो स्मॉल पार्टिकल्स है मैटर में वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, मींस उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तभी कोई चीज है वो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा वीक होगी ये फोर्स, उतना ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, वो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। जो गैस है, गैस में ऐसे ही होता है, उनमें जो पार्टिकल्स है उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़ के नहीं रहते, वो पूरी हवा में ऐसे ही फैल जाती है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ जी, ये आप सभी जानते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम कैसे कर सकते हैं। ऑल सब्सटेंसेस एग्जिबिट सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हर एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस उसकी अपीयरेंस, वो कैसे दिखता है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो सॉलिड है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है। ठीक है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कोई चीज, मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड कोई मैटर ले लिया आपने गोल्ड का, उसको आप देख के कैसे आप कह सकते हो कि ये गोल्ड का है, आप उसको फिजिकली देख सकते हो ना, ये येलो कलर का है, ठीक है, ये कैसा है, मींस आपने बता दिया कि ये गोल्ड है। ठीक है, लेकिन ये गोल्ड है या फिर आर्टिफिशियल गोल्ड, ये भी तो हो सकता है, तो वो कैसे चेक कर सकते हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई उसकी अपीयरेंस को देख के। ठीक है, मींस ये कैसे दिखाई देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं अगर आप उसको केमिकली किसी चीज से रिएक्ट करवा के देखते हो। ठीक है, वो क्या क्या चीजें बना रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो होते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। हर एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हर एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्क्राइब इट्स फिजिकल, मैंने आपको बताया ना जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की, वो क्या बता रही होती हैं, फिजिकल स्टेट। ठीक है, किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, आप उसको देख के बता सकते हो। उसकी शेप कैसी है, ठीक है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट होता है, मान लो मेरे पास कैंडल है, ठीक है, कैंडल वैक्स से बनी होती है। ठीक है, अगर आप उस कैंडल को मेल्ट करना चाहो, किस पॉइंट पे जाके, किस टेम्परेचर पे जाके वो कैंडल वैक्स में एक मेल्टेड वैक्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। मींस मान लो मैंने थोड़ा सा हीट किया उस कैंडल को, वो मेल्ट नहीं हुई, मैं हीट करती गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उस कैंडल की पूरी तरह से क्या हो जाएगी, मेल्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ जी बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर ले लो, आप वाटर को आप बॉईल कर रहे हो, ठीक है, आप गैस पे रख देते हो वाटर को, धीरे धीरे 5-10 मिनट तक, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स तक वो बॉईल करना शुरू कर देता है। जिस पॉइंट पे वो बॉईल करना शुरू कर देगा, वो उस वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मींस वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक बॉईल करना शुरू कर देता है। एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पे कोई चीज मेल्ट करना शुरू कर दे या फिर बॉईल करना शुरू कर देते। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं किसी भी मैटर की
ये एबिलिटी होती है सब्सटेंस की। एबिलिटी मींस किसी सब्सटेंस का गुण होता है, उसका प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाए। ठीक है, मान लो आप बच्चे अब रिएक्शंस वगैरह करोगे जब केमिस्ट्री में, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मींस जब कोई सब्सटेंस किसी चीज से रिएक्ट करता है तो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर 2 पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस पे बेस्ड होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे जो मैटर है वो आगे फर्दर 3 तरह का होता है। फर्स्ट हम करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मींस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आप किसी चीज को देख के, फिजिकली देख के बता सकते हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे आपको 3 चीजें रख दी आपके सामने। एक टेबल रख दिया, ठीक है, एक टेबल रख दिया, एक वाटर रख दिया, और कोई एक क्या रख दिया मैंने, फ्रेग्रेंस के लिए कुछ भी रख दो आप, कोई गैस वगैरह कुछ भी। ठीक है, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है। ठीक है, 3 चीजें पड़ी हैं। अब आप देख के बता सकते हो ना कि क्या चीज सॉलिड है, क्या चीज लिक्विड है, क्या चीज गैस है। टेबल को देख के आप बता सकते हो कि ये चीज सॉलिड है, वाटर को देख के आप बता सकते हो कि ये चीज क्या है, लिक्विड है। जो आपका गैस का सिलेंडर पड़ा है उसमें आप देख के बता सकते हो कि इसमें गैस है, लेकिन ये आपको पता कैसे चला कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है? आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो। ठीक है, आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हो। उसका अगर सॉलिड है मींस स्टेबल है, उसका डेफिनेट शेप है ना, ठीक है, तो वो सॉलिड बन गया। लिक्विड, लिक्विड कैसे बोलते हो आप वाटर को? उसका एक शेप, अलग से शेप है। ठीक है, उसका एक अलग से वॉल्यूम है। तो आप देख के बता रहे हो कि क्या चीज सॉलिड है, क्या चीज लिक्विड है, क्या चीज गैस है। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाती है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। हाँ जी, उसके बाद देखो बच्चे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर अब आपके पास आ गए। यही 3 चीजें आप हमेशा, आप हाई क्लासेस में भी पढ़ोगे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीजें याद रख लो। 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। 3 तरह के मैटर होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप होती है सॉलिड, सेकंड टाइप होती है लिक्विड, थर्ड टाइप होती है गैस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बोला अभी, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स ऑफ मैटर हमारे पास हो गया। हाँ जी, उसके बाद देखो अब एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। सॉलिड स्टेट क्या होता है? इन द सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर bound together by strong interparticle attractive forces and are closely packed। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत एक दूसरे से स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इसीलिए उस सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होती है जो हम चेंज नहीं कर सकते। उसको दबा के, उसको खींच के आप चेंज नहीं कर सकते। बुक है आपके पास, बुक की एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, आप चाहो बुक को खींच के उसको इंक्रीज नहीं कर सकते उसकी लेंथ। ठीक है, आप उसको दबा के उसको पतली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें जो अट्रैक्ट पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, आप उसके चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड क्या क्या हो गए एग्जांपल्स? आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, स्टोन, वुड, ग्लास, केन शुगर, सल्फर, कॉमन सॉल्ट, पेंसिल, रबर बैंड, स्पॉन्ज, ये सारे क्या हो गए, सॉलिड्स हो गए। ठीक है, मींस इसकी प्रॉपर्टी याद रखो। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी, जिसकी रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मींस एक प्रॉपर शेप होती है। ठीक है, अगर टेबल जिस शेप में बना हुआ है वो उसकी डेफिनेट शेप हो गई। आप उसको प्रेस करके चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप टेबल को प्रेस कर दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मीन्स जिसपे
कंप्रेस करने की कोई मतलब उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, वो होता है इनकम्प्रेसिबल। उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये हो गया आपके पास सॉलिड। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होता है? द पार्टिकल्स आर बाउंड टू ईच अदर विद फोर्सेस वीकर देन दोज इन सॉलिड्स। हाँ जी, जो लिक्विड स्टेट होते हैं, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड से वीकली, जैसे सॉलिड्स में क्या था, पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ी सी वीक फोर्स होती है देन दोज इन सॉलिड्स। लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हुए होते जैसे सॉलिड्स में होता है। लिक्विड्स में थोड़ी सी कम फोर्स होती है, ठीक है, इसीलिए लिक्विड्स एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप जा सकते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में फोर्स तो होती है उसके पार्टिकल्स में, लेकिन इतनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती सॉलिड्स की तरह, ठीक है, इसीलिए जो वाटर है वो मोबाइल, मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, इसीलिए जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, और शेपलेस होता है। शेपलेस मीन्स वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में, जिस शेप की ग्लास में आप डालोगे वैसी शेप वो एक्वायर कर लेता है, ठीक है। मान लो मैंने एक राउंड ग्लास में वाटर को डाल दिया तो उसकी शेप क्या बन गई, राउंड बन गई। मैंने एक लंबे ग्लास में डाल दिया वाटर को तो उसकी शेप क्या बन गई, लंबी बन गई। मींस लिक्विड्स की जो शेप है वो कोई फिक्स नहीं होती, शेपलेस होते हैं, ठीक है। हाँ जी, liquids have tendency to flow but their fluidity is lower than the gases due to the stronger interparticle attractive forces। हाँ जी, सॉलिड्स में ज्यादा फोर्स होती है, लिक्विड्स में सॉलिड्स से कम होती है, ठीक है, फोर्स, इसीलिए वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गैसेस से कम होती है। गैसेस में सबसे कम जो इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसीलिए वो पूरे रूम में फैल सकती है। लेकिन जो लिक्विड्स है उसमें थोड़ी सी गैसेस से कम होती है, लेकिन सॉलिड्स से क्या होती है, मतलब जो सॉलिड्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, लिक्विड में सॉलिड्स से थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन गैसेस से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है लिक्विड्स में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम मीन्स अगर मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। मैं 1 लीटर पानी को जिस शेप के कंटेनर में डालूंगी वही शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट नो डेफिनेट शेप, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, अल्कोहल, जो भी लिक्विड चीजें होती हैं वो क्या हो गई हमारे पास, लिक्विड हो गया। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आप रीड करोगे, ठीक है जी। मैंने शुरू से लेके यहाँ तक लिक्विड स्टेट तक आपको रीडिंग करवा दी, ठीक है। आज आपका यही आपकी डायरी है साइंस की, आपने यहीं तक आपने दोबारा से रिवाइज करना है। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, अटेंडेंस बोल दो। मैम। हाँ जी, 1 मिनट बच्चे।